दोस्तों, जब भी मॉडर्न ग्लोबलाइजेशन की बात होगी तो उसकी शुरुआत सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड वॉर 2 से शुरू हुई थी। अगर दुनिया में युद्ध नहीं हुआ होता तो शायद आज दुनिया बहुत पीछे होती। और इस वार से जुड़ी इतनी कहानियां हैं कि इसके इतने अलग अलग लिंक कनेक्ट होते हैं कि आप हैरान हो जाएंगे कि ऐसा भी हुआ था क्या। ऐसी कहानी की शुरुआत हुई थी साल 1942 में, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने भारत का सहारा लिया था जापान के खिलाफ युद्ध करने के लिए, जिसमें उसने उस समय असम से बर्मा होते हुए चीन तक 1700 किलोमीटर की रोड बनवाई, जिसका हर 1 किलोमीटर बनाने में 1 आदमी मारा जाता था। और उस रोड के बनने की कीमत करीब 16,000 करोड़ रुपए थी, जिसे स्टिलवेल रोड के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, अगर आपको थोड़ा ब्रीफ दें तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक तरफ जर्मनी और उसके साथ इटली, जापान और ऑस्ट्रेलिया थे, तो वहीं उनके खिलाफ सोवियत, रशिया और अमेरिका के साथ मित्र राष्ट्र थे, जिसमें अमेरिका पहले इस जंग से बाहर था। लेकिन अमेरिका के खिलाफ जब जापान ने जबरदस्त हमला करके पर्ल हार्बर पर 1941 का अटैक करते हुए अमेरिका को भी इस जंग में खींच लिया था, जिसके बाद अमेरिका और जापान एक दूसरे के खिलाफ लड़ने लगे। लेकिन जापान ने एक बार फिर अमेरिका पर जबरदस्त हमला करते हुए मित्र राष्ट्रों की सेना को बर्मा से खदेड़ दिया, जिसके बाद बर्मा थिएटर की कमान एक अमेरिकी जनरल के हाथ में थी, जिसका नाम था जोसेफ स्टिलवेल। अपने साथ लगभग 1000 फौजी और सिविलियंस को लेकर बर्मा के डेंस फॉरेस्ट में पैदल भारत की तरफ लौट आए। यात्रा करीब 210 किलोमीटर लंबी थी, लेकिन जब ये लोग वापस लौट के इंडिया आए तो लौटने के बाद इस पूरे कैंपेन की जांच हुई और पता लगाने की कोशिश की गई कि आखिर अमेरिका जापान के हमले का जवाब क्यों नहीं दे पाया। अब चूंकि जवाब देना बाकी था, इसलिए आगे क्या करना है इस पर भी बात होने लगी। इधर जब इस पर अमेरिका के सैनिक और उनके कमांडर स्टिलवेल ये सोच रहे थे, तो दूसरी तरफ यानी जंग में चीन में चियांग काई शेक जापानीज इन्वेजन का सामना कर रहे थे। और ऐसा लग रहा था कि जल्द ही छोटा सा जापान चीन जैसे बड़े देश पर भी अपना कब्जा कर लेगा। और अगर चीन जापान के कब्जे में आ जाता तो अमेरिका के लिए जंग और मुश्किल हो जाती। यानी स्टिलवेल के आगे दो मुसीबतें थी। पहले तो बर्मा का कैंपेन, जो कि फिर भी निपटा जा सकता था, लेकिन भारतीय कमांड से चीन को मदद देना लगभग नामुमकिन था। और उस मदद के बिना जापान वहां अपने कब्जे को अंजाम दे देता। अब इस नामुमकिनियत का कारण ये था कि चीन तक पहुंचने के लिए ईस्टर्न हिमालय की चोटियों को पार करके जाना पड़ता था, और इसके लिए लगते थे कार्गो प्लेन। और वो कार्गो प्लेन DC-3, C-39, C-53 मॉडल प्लेन हुआ करते थे, जिसे अमेरिका में बनाया जाता था। इन प्लेन्स को डिब्रूगढ़ असम से चीन के कुनमिंग प्रांत तक जाना होता था, तभी कहीं वहां पर लड़ रहे चीन को मदद पहुंच सकती थी, क्योंकि मित्र राष्ट्रों की मदद के बिना चियांग काई शेक जापान का सामना नहीं कर सकते थे। इसीलिए इन विमानों से लगातार सप्लाई भेजी जानी जरूरी थी। लेकिन यह हवाई यात्रा इतनी मुश्किल थी कि तब इसका नाम पड़ गया था स्काई वे टू हेल, यानी नर्क का रास्ता, क्योंकि कोई भी रास्ते इतने कठिन थे कि वहां से प्लेन उड़ाने का मतलब था मौत का तय होना। क्योंकि सोचिए, हिमालय के ऊपर 12 से 20,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ने वाले इन प्लेन्स को लगभग 850 किलोमीटर की हवाई यात्रा करनी पड़ती थी, वो भी बिना रुके। इस दौरान बर्फीले तूफानों के बीच 0 से भी कम टेम्परेचर में उड़ान भरनी होती थी। और तो और वो समय ऐसा था जब टेक्नोलॉजी भी इतनी स्ट्रांग नहीं थी, जिस कारण 21वीं सदी जैसे नेविगेशन सिस्टम नहीं थे, ना ही वहाँ वेदर इक्विपमेंट्स थे, जिस वजह से दुर्घटना होने के पूरे चांसेस थे। और दुर्घटनाओं का आलम ये रहा कि पूरे जंग के दौरान अमेरिका के 500 एयरक्राफ्ट गायब हो गए, और तो और 1200 सोल्जर्स मारे भी गए, और इसमें से 416 का कभी कुछ पता नहीं चला। यानी कि एक तरह से पूरा सिस्टम नर्क के रास्ते को सही साबित कर रहा था। इन्हीं एक्सीडेंट्स के चलते इस रूट को एक और नाम मिला, जिसे दी एल्यूमिनियम ट्रेल कहते थे। इसका कारण ये था क्योंकि इस रास्ते पर आगे कई डेकेड्स तक प्लेन्स के पार्ट्स मिला करते थे। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के अनुसार हर महीने लगभग 8 विमान इस रूट से गायब हो जाया करते थे। फिर भी क्या करते, सप्लाईज पहुंचाना जरूरी था, वरना चीन हाथ से निकल सकता था। ये सब हो रहा था, लेकिन इसी दौरान जनरल स्टिलवेल ने एक नया प्लान लोगों के सामने रखा और फिर सब कुछ बदलने की राह पर चल निकला। इस प्लान के तहत भारत से बर्मा होते हुए चीन तक एक सड़क बनानी थी। 1700 किलोमीटर लंबी ये सड़क सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर तैयार की गई। सबसे बड़ा, सबसे महंगा और सबसे कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए असम के एक छोटे से कस्बे को चुना गया कि असम के तिनसुकिया जिले में एक छोटा सा कस्बा था जिसे लेडो के नाम से जानते थे। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत यहीं से 1 दिसंबर 1942 को हुई। अब ये इलाका इसलिए चुना गया क्योंकि इसके चुने जाने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण था। दरअसल ये इलाका कलकत्ता और कराची से आने वाली रेल लाइन के मुहाने पर पड़ता था, जिससे कराची पोर्ट पर पहले अमेरिका अपने सारे एसेंशियल्स को लेकर आता था और वहीं से बुलडोजर, क्रेन, स्टीम रोलर और कई हैवी इक्विपमेंट लाए जाने थे। ये पूरा एंटरप्राइज 19,000 किलोमीटर की लंबाई पे 2 महासमुद्रों और 3 महाद्वीपों को पार करके पूरा किया जा रहा था। रोड बननी तो शुरू हो गई,
लेकिन अमेरिका में कई लोग इससे बिल्कुल खुश नहीं थे। सबको लग रहा था कि इम्पॉसिबल काम है, लेकिन स्टिलवेल किसी हाल में हार मानने को तैयार नहीं थे। चियांग काई शेक के साथ उनकी बिल्कुल नहीं पड़ती थी। स्टिलवेल के सबऑर्डिनेट कर्नल हुआ करते थे, नाम था कर्नल लुइस पिक, और इसी पिक को रोड बनाने का जिम्मा सौंपा गया था। कर्नल पिक की आदत थी कि वो हर सुबह सड़क के मुआयने पर निकल जाया करते थे और अपने सैनिकों को हर दिन का टारगेट दिया करते थे। हफ्ते में 6 दिन बारिश होती रहती थी, ऐसे में भी सड़क का काम जारी रहता। कर्नल का यह आदेश था कि 24 घंटे में 6 मील सड़क बनानी है, लेकिन यह आसान तो कतई नहीं था। और इस बीच जापानी स्नाइपरों, मच्छर, मलेरिया का खतरा भी लगातार बना रहता। सैनिक हर रोज कहते कि काम इम्पॉसिबल है, फिर भी दोबारा काम पर लग जाते। इस इलाके में इतनी बारिश होती कि हर रोज कई 100 मजदूर बीमार पड़ते। ऊपर से मुश्किल इलाकों में कहीं पहाड़ था तो कहीं जंगल, दुर्घटना खतरा हमेशा बना रहता। आंकड़ों के मुताबिक हर रोज इस सड़क को बनाने में 3 लोग मारे जाते थे। इसीलिए इस सड़क को एक और नाम मिला, अ माइल अ मैन, यानी हर मील पर सड़क एक जिंदगी खा जाती थी। इस पूरी रोड को बनाने में 1 करोड़ 30 लाख क्यूबिक यार्ड बराबर मिट्टी हटाई गई और जोर शोर से रोड को बनाने का काम चालू रहा। चार्ल्स ग्लीम, अमेरिका की 350 इंजीनियर्स फोर्स की कमांडर, ने तब कहा कि दुनिया में इससे मुश्किल इंजीनियरिंग का काम आज तक नहीं हुआ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ऊपर से इस रोड को देखने पर उस समय लगता था कि एक नदी है, क्योंकि इस इलाके में नदी बह सकती थी, कोई रोड नहीं। इसलिए एक बार जब 1944 के आसपास भारत के वायसरॉय बैटल फ्रंट यानी उस जगह पर पहुंचे तो हवा में उड़ान भरते हुए माउंटबेटन ने अपने स्टाफ से पूछा, इस नदी का नाम क्या है? तब साथ में चल रहे अमेरिकन अफसर ने जवाब दिया, सर ये नदी नहीं है, ये लेडो रोड है। सड़क बनाने में अमेरिका के लगभग 28,000 जवान लगे हुए थे। वहीं चीन की तरफ चीनी मजदूर और भारत की तरफ चाय बागान में काम करने वाले मजदूरों को लगाया गया था। इस रोड का एक स्याह पहलू ये भी है कि इस काम में जिन अमेरिकी फौजियों को तैनात किया गया उनमें से ज्यादातर ब्लैक थे। हमारे जाने वालों में से भी सबसे ज्यादा संख्या उन्हीं की थी। खैर, करीब 3 साल की मेहनत और लगभग 60,000 लोगों की कोशिशों के बाद 9 जनवरी 1945 को सड़क का काम पूरा हुआ। 12 जनवरी के रोज इस रोड से पहली बार रिसोर्स चीन भेज दिया गया, जो 1736 किलोमीटर की यात्रा करते हुए 4 फरवरी को चीन पहुंचा। स्टिलवेल अब तक कमांड से हटाए जा चुके थे। इसके पीछे चियांग काई शेक का हाथ था, जिन्होंने अमेरिकियों पर उन्हें हटाने का प्रेशर डाला था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जब यह सड़क बनकर तैयार हुई तो चियांग काई शेक ने सड़क का नाम स्टिलवेल के नाम पर स्टिलवेल रोड रखा। इस सड़क को बनाने में तब $150 मिलियन खर्च आया था। 2022 के हिसाब से रकम करीब 1640 अरब रुपए बैठती है। इतनी रकम खर्च करने के बावजूद ये सड़क सिर्फ 7 महीने के लिए इस्तेमाल में लाई गई। अगस्त में अमेरिका ने हिरोशिमा नागासाकी में परमाणु विस्फोट किया और युद्ध वहीं खत्म हो गया, जिसके बाद जापान पूरी तरह से शांत हो गया और अमेरिका के लिए रास्ता यूजलेस हो गया। खैर, ये यूजलेस रास्ते का आजकल क्या हालचाल है, जरा वो भी जान लेते हैं। 2022 की बात करें तो चीन ने अपने हिस्से की लगभग 632 किलोमीटर दोबारा तैयार कर ली सड़क। भारत के हिस्से की 64 किलोमीटर सड़क साल 2019 तक यूं ही बर्बाद हालत में रही, जिसके बाद इसके कुछ हिस्से दोबारा बनाने की कोशिश की गई। लेकिन समय समय पर अरुणाचल प्रदेश और आसपास के राज्यों की सरकार की तरफ से मांग की जाती रही है कि इस सड़क का रिकंस्ट्रक्शन कराया जाए ताकि सड़क बर्मा और इन राज्यों के बीच बिजनेस के लिए रास्ते खोल सके। हालांकि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक सेंसिटिव मैटर है। चीन के इरादे आप देख ही रहे हैं। बर्मा से इस सड़क को पुनर्जीवित करने का ठेका चीनी कंपनियों को मिला हुआ है। इसलिए डर ये भी है कि किसी रोज अगर युद्ध हुआ तो चीन इस रास्ते से आराम से भारत में घुस जाएगा। खैर, अब ऐसा होता है या नहीं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आपकी इस मामले में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ये भी कि क्या इस सड़क को भारत सरकार की तरफ से भी मरम्मत कराकर चीन के खिलाफ तैयार करना चाहिए। जाते जाते इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।